Hey guys, I am back with another video for all of you. Dear students, in today's lecture, we are going to continue with the biotechnology portion and हम लोग समझेंगे that what is a competent host. ठीक है, since we have already understood the tools of biotechnology और हमने उसमें enzymes देखे, हमने उसके अंदर वेक्टर्स देखे, अब हमें ये भी जानना है कि तीसरा जो टूल था दैट इज होस्ट एज अ टूल, कि हमने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजना है वो किसके अंदर भेजना है. ठीक है, कौन सा सेल ऐसा है जिसके अंदर मैं चाहती हूं कि मेरा जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो एक्सप्रेस करे. ठीक है, वो फॉर्म हो पाए. मैं जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर रही हूं वो मैं किस होस्ट के अंदर करूंगी. वो बैक्टीरियल सेल हो सकता है, वो ईस्ट सेल हो सकता है, वो हमारा कोई प्लांट सेल हो सकता है, वो कोई हमारा एनिमल सेल हो सकता है जिसके अंदर हम चाहें कि हमारे डिजायर्ड प्रोटीन्स फॉर्म हो. हम मोस्टली बायोटेक्नोलॉजी में प्रोटीन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि जीन जब भी एनकोड करता है, ठीक है, तो वो प्रोटीन्स के लिए ही एनकोड करता है. दैट मीन्स जीन अपॉन ट्रांसक्रिप्शन विल फॉर्म mRNA अपॉन ट्रांसलेशन विल फॉर्म प्रोटीन्स. ठीक है, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. कई बार बच्चे पता नहीं किस कंफ्यूजन के अंदर आ जाते हैं और वो बायोटेक्नोलॉजी से बने हुए कार्बोहाइड्रेट्स भी एग्जाम्पल्स में लिख देते हैं, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. एंड ऑल्सो बायोटेक्नोलॉजी से आप लिपिड्स भी नहीं बना सकते. दैट मीन्स हम बायोटेक्नोलॉजी से प्रोटीनेशियस कंपाउंड्स ही बना सकते हैं. So these are some of the points which we need to take into consideration and fix inside our mind, that it should not create any kind of misunderstanding in our nervous system. हमारे दिमाग में गड़बड़ नहीं क्रिएट होनी चाहिए. ठीक है, अब हम देखते हैं होस्ट. कौन होता है होस्ट? होस्ट कैसा होना चाहिए? होस्ट ऐसा होना चाहिए जैसे कि आज के जमाने में हम बोल सकते हैं कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वैसा कुछ. ये क्या बोला मैंने? होस्ट होना चाहिए कॉम्पिटेंट इनफ. कॉम्पिटेंट इनफ का मतलब कि मैं उस होस्ट के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करवाना चाहती हूं तो उसमें इंसर्ट होना भी चाहिए. मतलब कि उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अपने अंदर ले सके और उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट फैसिलिटेट कर सके कि उसके अंदर वो जीन्स की कॉपीज हम लोग ऑब्टेन कर पाए. ठीक है, competency is something which is required in the world by bacteria as well as human. ठीक है, तो competent host. Now if I say I am trying to modify your genetic content, will you be ready? Of course not. I need to be somewhat exert a kind of force over you, and I will say that now I have to modify your genetic content and you cannot resist. मतलब मैंने किसी ऑर्गेनिज्म का बोला कि तुम्हारा जेनेटिक कंटेंट मुझे मॉडिफाई करना है. ठीक है, तो क्या वो ऑर्गेनिज्म रेडी होगा? ऑफ कोर्स नॉट. बैक्टीरिया रेडी होगा? नो वेज. देन वायरसेस, ठीक है, उनका तो हम चालू कर सकते हैं क्योंकि उनके पास तो नॉर्मल एबिलिटी रेप्लिकेट होती नहीं, होस्ट में ही कर सकते हैं. प्लांट सेल, whether they will accept the change very happily? Of course not. Whether any animal cell will accept the change in the genetic makeup suddenly very happily? Of course not. ठीक है, क्योंकि genetic content is something which is a God gifted kind of thing. We can say nature gifted us with that genetic content. ठीक है, and this is unique also, right? मैं ऐसा बोलूं कि like we are not provided in our body with plasmids, but bacteria are provided with plasmids. We are provided with some kind of genes which like never expresses in any other organisms, isn't it? The plants have the ability to produce lycopene as a pigment, which we are not able to, isn't it? We can say hemocyanin kind of compounds are formed in arthropodas and not us. Right? There is beauty of every organism and we are going to modify that.
इट इज नॉट एन इजी टास्क, ठीक है। तो कॉम्पिटेंट होस्ट बनाना किसी ऑर्गेनिज्म को ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए आरडीएनए के एक्सपेरिमेंट्स में सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई नहीं आता है, पर अगर मॉडिफाई हो जाता है और एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है, देन इट इज समथिंग विच इज गोइंग टू वर्क एज अ सर्विस फॉर द ह्यूमन, ठीक है। इसके कारण हम लोग क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द प्रोटीन्स जिनको हम आसानी से मॉडिफाई कर पाए उनमें बनवाते हैं, और वो होते हैं बैक्टीरियाज एंड ईस्ट, ठीक है। प्लांट्स भी मॉडिफाई हमने किए हैं बिकॉज इट nowadays it has become an easy task to do that, and animals can also be modified, and there is a प्रचलन of designer babies also, ठीक है, जिसको हम बायोटेक के एप्लीकेशंस में देखेंगे कि डिजाइनर बेबीज भी फॉर्म करवाते हैं लोग बायोटेक के एप्लीकेशंस से। अभी देखते हैं कॉम्पिटेंट होस्ट वाला कहां से कहां तक का पैराग्राफ समझाऊंगी, देखना यहां से यहां तक का पैराग्राफ समझाऊंगी एक स्लाइड लेकर, और मुझे यकीन है कि तुम्हें हर एक चीज समझ आएगी बिकॉज हम उसको एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे लेने वाले हैं, ठीक है। देखो मैंने बोला मेरे पास में एक टेस्ट ट्यूब है, जस्ट अ रफ इमेजिनेशन ऑफ टेस्ट ट्यूब, ओके, आई हैव अ टेस्ट ट्यूब, फाइन, एंड इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब मेरे पास में रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी है और मेरे पास में होस्ट बैक्टीरियाज भी हैं, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू गिव जस्ट लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कि कैसे हैं। देयर विल बी अ फ्लूइड इसके अंदर जो कि एक ऑप्टिमम फ्लूइड है फॉर द ग्रोथ कंडीशंस, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, हमने लिया बैक्टीरियाज, नेव बैक्टीरियाज। व्हाट इज नेव? नेव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जिसका प्लाज्मिड हमने रिमूव किया है क्योंकि हम इसको होस्ट बना रहे हैं, इसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट करने वाले हैं, ठीक है। This is something which we are going to do to modify the bacteria because they will not take it normally कि आओ प्लाज्मिड आने दो, वैसा सीन नहीं होगा, ठीक है। इनको इनके अंदर में प्लाज्मिड को भेजना पड़ेगा, अपने आप नहीं जाएगा, है ना। क्यों जाएगा बताओ मुझे कि आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं, ठीक है, दे आर लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन्स, राइट, दे आर लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन्स, ओके। बैक्टीरिया की सेल वॉल स्ट्रॉन्ग होती है ना, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस भी होती है, राइट, और बैक्टीरियल सेल वॉल लिपोफिलिक भी होती है, ठीक है। और उसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए जा सकता है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं, क्यों कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और डीएनए हाइड्रोफिलिक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो डीएनए क्या है कंपाउंड, डीएनए इज गोइंग टू बी अ हाइड्रो मतलब कि वाटर लविंग कंपाउंड होता है डीएनए। चार्ज भी होता है क्या, यस, डीएनए इज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज, अनदर हिंड्रेंस वी कैन से, ठीक है, कि ये एक हिंड्रेंस है कि नेगेटिवली चार्ज कंपाउंड है, ये आयनाइज्ड काइंड ऑफ, मान लो तुम इसके ऊपर एक चार्ज बियरिंग कंपाउंड है और ये तो बिल्कुल किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर आराम से जा ही नहीं सकता। कौन सी मेम्ब्रेन में नहीं जा सकता, ये बेसिकली किसी ग्लाइकोप्रोटीनेशियस मेम्ब्रेन में नहीं जा सकता, आसानी से जा सकता है ग्लाइकोप्रोटीनेशियस में जा सकता है, लेकिन जिसमें लिपिड बहुत ज्यादा हो वहां नहीं जा सकता। तो हमें क्या समझना है कि डीएनए सिंस इट इज हाइड्रोफिलिक एंड नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, इट इज डिफिकल्ट फॉर द डीएनए टू क्रॉस लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्रॉस द लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन। फॉर दैट हम क्या करेंगे, ठीक है, कभी आप लोगों ने किसी के भी मतलब मान लो कोई फंक्शंस में जाते हैं या नॉर्मली भी डे टू डे रूटीन केयर में, हैव यू एवर डन दैट टेकिंग अ स्टीम ऑन योर फेस, ठीक है, भाप लेना चेहरे पे, कभी किया होगा, कभी ना कभी तो किया होगा, ठीक है, दैट इज स्टीम ऑन योर फेस। व्हाई डू वी टेक इट, एनीवन? वी टेक द स्टीम कि हमारे जो पोर्स हैं ना स्किन के वो ओपन हो जाए, ठीक है, और जो डर्ट उसमें बाय चांस एंट्रैप हो गया वो बाहर आ जाए डिसॉल्व होके। मोस्टली स्पेशली द गर्ल्स विल अंडरस्टैंड दिस बेटर दैट अगर आप किसी सैलून पे जाके आते हैं, किसी भी पार्लर पे जाके आते हैं एंड वहां आपके फेस पे कोई स्टीम देने के बाद का कोई काम किया हुआ होता है फेशियल और समथिंग लाइक दैट, एंड देन व्हाट दे एडवाइस यू इज दैट प्लीज कपड़ा बांध के जाएं। ये बोलता है कि फेस कवर करके जाना, या
बोलते हैं कि ठंडे पानी से मुंह धो लो फिर चले जाना। देयर आर सम ऑफ द थिंग्स, बिकॉज जब भी एक स्टीम ली जाती है तो पोर्स ओपन हो जाते हैं। क्या मैं ये बोल सकती हूं कि हीट के कारण से पोर्स लूजन अप हो जाते हैं? ठीक है, हीट गर्मी पड़ने के कारण से पोर्स लूजन अप हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं। ओके अच्छा, अब समझना, अगर मैं बहुत ही ठंडे से सडनली गर्म पे जाऊं तो शायद पोर ज्यादा ओपन अप होंगे। ठीक है, क्योंकि एक प्रकार से शॉक है उनके लिए गर्मी, और एकदम ओपन अप हो जाएंगे वो। ठीक है, अब ये बात समझ में हमें आ गई है, तो हमें ये बात भी समझ में आएगी कि जब मैंने इस बैक्टीरियल कल्चर को लिया, ठीक है, कुछ एक चीज समझेंगे हम। पहली बात हम क्या करेंगे, है ना, हमने एक तो टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट समझा। अभी मैं एक कॉन्सेप्ट पहले समझा रही हूँ, फिर टेम्परेचर वाले पे वापस आते हैं। वो ये है कि बैक्टीरिया और प्लाज्मिड जो है ना, ये थोड़ा दूर दूर रहने वाले हैं, क्योंकि इनके चार्जेस ऑपोजिट हैं, तो ये बहुत क्लोज नहीं आ रहे हैं। जब ये बहुत क्लोज नहीं आ रहा है तो हमारा सबसे पहला मोटिव क्या होना चाहिए? मोटिव ये होना चाहिए कि प्लाज्मिड जो है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है, बेसिकली ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, ये हमारे बैक्टीरिया की सरफेस के आसपास तो आ जाए, तभी तो हम उसको इंसर्ट करवा पाएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया के सरफेस के आसपास तो आ जाए के लिए हम क्या करें? तो हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर सोल्यूशन के अंदर हम कैल्शियम सॉल्ट्स ऐड कराएंगे। हम एक काम करेंगे, हम इसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड ऐड करा देंगे, CaCl2। वो ऐड कराने का फायदा क्या होगा? वो ऐड कराने का फायदा ये होगा, जो मैं आपको बना के दिखा रही हूं, देखना इस एरो को, ये वाला जो प्लाज्मिड है ना, इसी का बना रहे हैं अपन। फायदा ये होगा कि ये वाला प्लाज्मिड जो है ना, आके बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर चिपक जाएगा। दिस इज द बेनिफिट। ठीक है, दिस इज द बेनिफिट। ठीक है, और ये हमें अचीव कराने के लिए किसकी मदद लगी? कैल्शियम सॉल्ट्स की। अब आप सोचेंगे कैल्शियम सॉल्ट ऐसा क्या करता होगा, तो मैं तुम लोगों को थोड़ा सा रिलेट करवाने की लिए कोशिश करती हूँ। कैल्शियम सॉल्ट्स हमेशा ही ब्लड को एग्युलेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, याद करो। ठीक है, मतलब कि हमारे प्लेटलेट आपस में चिपक जाएं। कैल्शियम की इतनी ताकत है कि वो सेल्स को आपस में चिपका सकता है। एक और बात समझते हैं, फिर भी अगर ये एग्जांपल रिलेवेंट नहीं लगा तो, ये है साइनेप्टिक नॉब। मैं न्यूरॉन पे पहुंच गई हूं। ठीक है, ये है साइनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है, और ये उसके अंदर भरा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर। जब भी इम्पल्स कंडक्शन होता है ना, तो इम्पल्स इस फॉर्म में आती है। ठीक है, और ये पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पे अटैच होने के लिए हमें न्यूरोट्रांसमीटर को बाहर निकालना पड़ता है। तब क्या होता है? तब कैल्शियम आयन अंदर आते हैं, और कैल्शियम आयन इस सिनेप्टिक वेसिकल को इस मेम्ब्रेन पे फ्यूज करवा देते हैं। अगेन अ वर्क ऑफ फ्यूजन। इसका क्लियर मतलब यह है चलो कि सिनेप्टिक नॉब पे भी कैल्शियम फ्यूजन करवा रहा है, ब्लड को एग्युलेशन में भी कैल्शियम फ्यूजन करवा रहा है। कैल्शियम सॉल्ट्स की दो मेम्ब्रेन की फ्यूजन या चिपकाने की आदत है, की कैपेबिलिटी है। ठीक है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां पर भी यही देखिए, कैल्शियम एक डाइवेलेंट आयन है और वो दो मेम्ब्रेन्स को स्टिक टुगेदर करवाने की कैपेसिटी रखता है, और ऐसा ही हो रहा है। ठीक, तो यहां पर क्या हुआ, ये कैल्शियम क्लोराइड ने इस प्लाज्मिड को इस बैक्टीरिया के नजदीक चिपका दिया। वन एडवांटेज, ये फायदा हो गया ना हमारे लिए। अभी भी अंदर गए हैं क्या? नहीं, अभी भी अंदर नहीं जा पाया। ठीक है, तो हम उसको बताते हैं कि कैसे जा सकते हैं। ये हटा रही हूं यहां से मैं, आई एम इरेजिंग दिस। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड एवरीवन। ओके डन। ठीक है, अब क्या करें? पहला काम मैंने क्या किया, मैंने कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन ऐड करा के और उन दोनों की फैसिलिटेशन ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन करा दी। अगला काम क्या करूंगी मैं? नाउ आई विल प्लेस एवरीथिंग, एवरी कंटेंट ऑन द आइस क्यूब। ठीक है, मैंने क्या कर दिया, इसको आइस क्यूब पे रख दिया। आइस क्यूब, ठीक है, ओके। आइस क्यूब पे रखने के बाद में अब मैं क्या करूंगी? अब मैं इसको सडनली एक झटका देने वाली हूं। मैं आइस क्यूब से हटा के इसको 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा रही हूं, गर्म करके। ये व्हाट इज दिस हैपनिंग? एक मिनट, हाँ, कुछ ज्यादा ही बड़ा सी बन गया।
ठीक है, 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया मैंने इसको, हीट अप कर दिया, सडनली हीट अप। तो ठंडे पे रखा था, एकदम गर्म पे रख दिया, क्या होगा भैया? तो होगा क्या, उसके पोर्स ओपन अप हो जाएंगे। किसके पोर्स ओपन अप हो जाएंगे? बैक्टीरिया परफोरेटेड हो जाएगा, ठीक है ना, उसकी कोई स्किन नहीं है क्योंकि, ठीक है। तो बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा? हम सिर्फ यहां से एक ही बैक्टीरिया को जूम करके बना रहे हैं, ध्यान देना। मैंने बोला कि बैक्टीरिया हो जाएगा परफोरेटेड, थोड़ा थोड़ा सा उसके मेम्ब्रेन पे क्या आ जाएंगे? गैप्स, समवट लाइक दिस, गैप्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ बच्चों, क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी ऑफ दैट दिस पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेंट डीएनए माइट एंटर इनसाइड इट। ये भी तो हो सकता है ना कि ये गैप से चला गया अंदर। एक ही जाएगा इसकी कोई गारंटी है क्या? नो, नॉट नेसेसरी। ये एक भी जा सकता है और ये दो भी जा सकते हैं और ये मोर देन 2 भी जा सकते हैं। वी आर नॉट एबल टू रेगुलेट दिस प्रोसेस। ये ज्यादा भी जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वन पॉसिबिलिटी। सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट कि कुछ भी नहीं जाए। Just let us imagine that the pore was very small and the bacteria couldn't get it inside. ठीक है, बताओ अब क्या? नहीं गया। There can be two possibilities. One possibility is that the host may get transformed, and another possibility is that the host may not get transformed. Non-transformant. ये दो possibility समझ आई? अब मेरे को बताओ कि क्या मैं ये करूं कि मैं इंतजार करूं कि ये वापस से बाहर निकल जाए? हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है। इट कैन बी अ पॉसिबिलिटी अगेन कि ये बाहर निकल जाए, हमें ये नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करने वाले हैं? हम इमीडिएटली इसको दोबारा से आइस पे रख देंगे, तुरंत, ताकि क्या हो जाए, सो दैट द पोर्स कैन बी क्लोज्ड अगेन मूविंग इट बैक ऑन द आइस, ठीक है, ऑन आइस, so that the pores may get closed. Pores closed. ये एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं हीट शॉक देना। क्या बोलते हैं? हीट शॉक मेथड था ये, ठीक है। तो इतना सभी लोगों को आई रियली होप समझ आ गया होगा हाउ वी आर गोइंग टू गिव द हीट शॉक। दिस इज अ थर्मोपोरेशन टेक्निक। क्या बोलते हैं इसको? थर्मोपोरेशन। अगर मैंने यही झटके इलेक्ट्रिसिटी के दिए होते इसी के अंदर अपर्चर क्रिएट कराने के लिए, तो मैं इसको इलेक्ट्रोपोरेशन बोल देती, ठीक है। वेरी सिंपल थिंग, समझ आ गया। इस हिसाब से हमने प्लाज्मिड की एंट्री कराई है, कहां पर? बैक्टीरियल सेल के अंदर। जस्ट रीड दिस वंस नाउ, ठीक है, इसको रीड करते हैं। सी दिस नाउ, सिंस डीएनए इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल, जैसे कि हमने देखा, इट कैन नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन्स, ये भी हमें समझ आ गया, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन्स आर लिपोफिलिक एंड डीएनए इज हाइड्रोफिलिक। ये वाई का आंसर दिया मैंने, हाँ। इन ऑर्डर टू फोर्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द प्लाज्मिड, एज आई सेड कि हम अपने विलिंगली हमारा जेनेटिक कंटेंट चेंज करना नहीं चाहेंगे। हम कोई फॉरेन जीन हमारे अंदर विलिंगली लेना नहीं चाहेंगे, कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं चाहेगा, इसीलिए फोर्स द बैक्टीरिया वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। The bacterial cell must be first made competent enough to take up the DNA, मतलब कि उसको हमें उस काबिल बनाना पड़ेगा कि वो डीएनए को ले सके, कॉम्पिटेंट होस्ट, ठीक है। दिस इज डन बाय ट्रीटिंग देम विथ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ अ डाइवेलेंट कैटायन लाइक कैल्शियम। कैल्शियम क्लोराइड के सोल्यूशन हमने ऐड की थी ना, वो डाइवेलेंट कैटायन, which increases the efficiency with which the DNA enters the bacterium through the pores in its cell wall. क्या? क्यों? क्यों? क्योंकि क्यों बहुत अजीब निकला इसलिए हंस रही हूं। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर बेसिकली ये मेम्ब्रेन एडहेरेंस कॉज कर रहा है, ठीक है ना। ये मेम्ब्रेन एडहेरेंस कॉज कर रहा है, समझा चुकी हूँ ना, दोबारा नहीं समझा रही हूँ, मैं सिर्फ लिख रही हूँ ताकि तुम्हारे रेलेवेंट पॉइंट्स तुम्हें याद रहे, ठीक है। मेम्ब्रेन एडहेरेंस, ओके, चलो ये हो गया। फिर आता है recombinant DNA can be forced into such cells by incubating the cells with the recombinant DNA, ठीक है, ऑन आइस। पहले हमने क्या किया? ठंडे बर्फ पे रखा कैल्शियम क्लोराइड डाल के, फॉलोड बाय प्लेसिंग देम ब्रीफली एट 42 डिग्री सेल्सियस। फिर उसका अपन ने पॉपकॉर्न बना दिया, मतलब कि हमने इसको 42 डिग्री सेल्सियस का हीट शॉक दिया।
और फिर दोबारा उसको बर्फ पे रख दिया। ठीक है, ये होता है पूरा अपना थर्मोपोरेशन टेक्निक। दिस enables the bacteria to take up the recombinant DNA forcibly। ठीक है, समझ गए सभी लोग? डन। अब हम देखेंगे यहां से कुछ और टेक्निक्स। अब बात समझने के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी के पैराग्राफ में आगे पीछे और ऊपर नीचे अक्सर ही कोई हेडिंग देके हमें बताया नहीं जाता है कि यहां से मामला पूरा पलट रहा है, हम अपने आप हेडिंग दे लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि जीन ट्रांसफर के मेथड्स बहुत सारे हो सकते हैं। हमने देखे थे प्लाज्मिड, कॉस्मिड, ये वो बहुत सारे। ये सब क्या थे? ये सब थे आपके इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर। और इनडायरेक्ट मेथड्स ऑफ जीन ट्रांसफर का मतलब कि हमने कोई बायोलॉजिकल होस्ट लेकर के जीन ट्रांसफर करने की कोशिश करी, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। ठीक है, इसके पास था टीआई प्लाज्मिड, याद करो, और इसके पास था आरआई प्लाज्मिड। होता है ना, कभी स्टेट के किसी एग्जाम में ये आरआई प्लाज्मिड आया हुआ है, ऐसा मुझे याद आ रहा है, सच्चा आदमी में लिखा है। ठीक है, सच्चा आदमी इज ट्रू मैन। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट मेथड। अब देखते हैं, है ना, डायरेक्ट मेथड। अगर मैंने बोला जीन ट्रांसफर कैन बी डन विदाउट द हेल्प ऑफ दीज वेक्टर्स, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर मेथड। जैसे कि मैंने बोला जीन लिया और डायरेक्टली होस्ट में ही है, कोई वेक्टर बीच में इन्वॉल्व नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। इसके लिए हमारे पास में बहुत सारे टेक्निक्स आते हैं। बायोलिस्टिक या जीन गन या पार्टिकल गन बोलते हैं। पीईजी का फुल फॉर्म बता देती हूं मैं, तुम्हारे बॉटनी वाले पोर्शन में आता है वैसे ये सोमा क्लोन्स बनाते समय, पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल, है ना, ये होता है पीईजी। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले कभी ना कभी। सिलिकॉन कार्बाइड, ये बहुत मस्त और न्यू मेथड है। माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक से हम जानते हैं, हम पढ़ेंगे इसको भी। अल्ट्रासोनिकेशन, इसमें क्या होता है बताऊंगी मैं, हर चीज बताऊंगी। और इलेक्ट्रोपोरेशन, ये तुमको पता है, ये वापस से ज्यादा इस पे फोकस नहीं करेंगे। थर्मोपोरेशन में अगर टेम्परेचर को रिप्लेस करके इलेक्ट्रिक शॉक कर दो तो इलेक्ट्रोपोरेशन। हम अब कुछ एक डायरेक्ट मेथड्स देखते हैं जिसकी मदद से जीन ट्रांसफर हो सकता है, तो हमारा यहाँ पर ये पूरा टॉपिक ही ओवर हो जाएगा। फिर हम डायरेक्टली मूव ऑन करेंगे, पता है किस पे हम मूव ऑन करेंगे? ये प्रोसेस ऑफ आरडीएन टेक्नोलॉजी पे। फटाफट से देखते हैं जीन ट्रांसफर के मेथड्स विद द हेल्प ऑफ फोटोग्राफ ओनली। आई विल बी शोइंग एवरीथिंग। बाय द वे, दैट टेम्परेचर वाला जो था, ये मैंने जो तुमको बना के दे दिया वो यहाँ पर बना हुआ है। देखो, नॉर्मल बैक्टीरिया था, हमने कैल्शियम क्लोराइड का ट्रीटमेंट कराया तो बैक्टीरिया या प्लाज्मिड चिपक गया बैक्टीरिया के ऊपर। फिर हमने उसको कोल्ड में रखा था, है ना, कोल्ड में रखा था। फिर हमने उसको हीट शॉक दिया 42 डिग्री सेल्सियस का 2 मिनट तक, तो फिर प्लाज्मिड अंदर एंटर हो गया और ये ट्रांसफॉर्म हो गया। वही चीज है ये, है ना। थर्मोपोरेशन लिख देती हूँ यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। ये टेक्निक तुम्हारी एग्जैक्टली सेम सी नजर आ रही होगी। यहाँ पर क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पर हमारे कोई एक मतलब जीन्स हैं जो कि हम चाहते हैं इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है, तो ये है आपके सेल मेम्ब्रेन और ये है डीएनए। ठीक है, अब देखो बड़ा अजीब सा डायग्राम दिया, ये सेल लग नहीं रहा पर फिर भी सेल है। ये बिफोर पल्स बाहर थे, है ना, जब हमने पल्स क्रिएट किया, मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करवाई, तो क्या होगा, मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो जाएंगे और इस कारण से बीच बीच में काफी सारे मेम्ब्रेन में पोर्स डेवलप हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड से भी पोर्स डेवलप होते हैं और ये पोर्स जो हैं, ये पोर्स के थ्रू कोई ना कोई बैक्टीरियम, कोई ना कोई सेल बोलना, कोई ना कोई डीएनए अंदर आ जाएगा सेल के। ठीक है, और वो सेल के अंदर एंटर हो जाएगा, फिर हम उसकी पल्स देना वापस बंद कर देंगे। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट के, वोल्टेज के सडन शॉर्ट लास्टिंग झटके। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज अप्लाइड। ठीक है, across the plasma membrane of the cell, host cell। ठीक है, होस्ट सेल क्रिएट स्पोर, है ना, ऐसे क्या हो रहा है, पोर हो रहा है। ठीक है, सेल टेक्स अप द डीएनए। ठीक है, ये सब हमने क्या किया,
इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाई किया. इलेक्ट्रिक वोल्टेज ऑफ व्हाट काइंड? इट वाज अ शॉर्ट लास्टिंग है, इट वाज अ शॉर्ट लास्टिंग बट हाई इंटेंसिटी. झटके इंटेंस थे, ठीक है ना, इसीलिए फोर्स क्रिएट हुआ. इलेक्ट्रिक शॉक. ठीक है, इससे ज्यादा और क्या करोगे बताओ इसमें? इतना काफी है, एनसीईआरटी में दिया ही नहीं इसलिए. दिस इज डन. दिस इज द इलेक्ट्रोपोरेशन टेक्निक. दिस विल बी काउंटेड एज द डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट का मतलब यहाँ पे कोई भी वेक्टर का इस्तेमाल किया गया नहीं. क्या मैंने कोई प्लाज्मिड लिखा? नहीं. मैंने क्या किया? सिर्फ जीन लिया और मैंने सेल लिया. मतलब मैंने सिर्फ जीन ऑफ इंटरेस्ट और होस्ट के बारे में बात करी. और यहाँ पर कौन नहीं है? कौन नहीं है? वेक्टर नहीं है. और वेक्टर नहीं है इसलिए क्या बोल देंगे? डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर. क्लियर? ये फर्स्ट हो गया हमारा. सेकंड देखते हैं हम लोग जीन गन मेथड. जीन गन, ये गन दिख रही है, लड़कियां बोलेंगे हेयर ड्रायर है, ठीक है, पर ये जीन गन है. ठीक है, तो जीन गन जो है ये क्या दिख रहे हैं? एक साइंटिस्ट है, ठीक है, मैं नहीं हूं. और ये यहां पर पेट्री डिश है जिसको बहुत टाइटली होल्ड किया उन्होंने और एक पत्ती ली है. और जीन गन के थ्रू इस पत्ती के मतलब कि एक पत्ती के अंदर के सेल के अंदर एक डीएनए इंसर्ट करने की कोशिश की जा रही है टू मेक द प्लांट genetically modified one. Am I using some kind of host here? Of course not. Now the gene gun is also called as biolistic. ये बहुत ही important question है. ये very 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 important से भी ज्यादा है क्योंकि इसमें क्वेश्चन नीट के एनटीए के मॉक टेस्ट में भर भर के आए थे. ठीक है ना, इसको अपन फोटो देखते हैं. ये जीन गन का लेआउट है पूरा, तो हम देखते हैं कैसे होती है कोटिंग. ठीक है, हाउ द जीन गन वर्क्स, उसके लिए फोटोग्राफ है. हाउ द जीन गन, ठीक है, और बायोलिस्टिक मेथड, ठीक है, मेथड वर्क्स. समझ रहे हैं? ठीक है ना. देखो लेआउट कैसा होता है. तो जीन गन का लेआउट देखते हैं. हम लोगों के पास में क्या क्या नजर आ रहा है. हमारे पास में एक गैस सिलेंडर है, ठीक है, हमारे पास हीलियम गैस है, ठीक है, और ये बेसिकली एक मतलब रप्चर डिस्क है. ठीक है, आई वॉज वेटिंग फॉर अ बेटर डायग्राम, वेदर आई हैव टेकन वन और नॉट. नो, नॉट टेकन. बाय द वे, नो प्रॉब्लम. एक मैक्रो प्रोजेक्टर होता है और एक माइक्रो प्रोजेक्टर होता है. आई विश कि मैंने वो डायग्राम लिया होता. ठीक है, ओके, लेट्स वेट. मैं एक सेकंड के अंदर वो डायग्राम ले लेती हूँ ताकि तुम्हारे लिए मैं उसको क्लियर आउट कर पाऊं. जस्ट वेट. ओके, सो हियर इज द डायग्राम. दिस वन आई वाज टॉकिंग अबाउट. यहां अगर हम देखते हैं इस डायग्राम के अंदर तो हमें क्या क्या चीजें समझ आ रही हैं. एक हमें दिख रहा है यहाँ पर फायरिंग पिस्टन, एक हमें दिख रहा है मैक्रो प्रोजेक्टाइल, मैं इसकी बात कर रही थी, और एक हमें दिख रहा है माइक्रो पार्टिकल्स या माइक्रो प्रोजेक्टाइल. ठीक है, और मेरे पास में एक स्टॉपिंग प्लेट है और मेरे पास में स्टॉपिंग प्लेट के अलावा फिर टारगेट टिश्यू मतलब कि प्लांट सेल्स हैं. ठीक है, अब हम कैसे समझते हैं इसमें देखना. बेसिकली माइक्रो प्रोजेक्टाइल क्या चीज है? तो माइक्रो प्रोजेक्टाइल वो चीज है जो कि हमें प्लांट सेल्स में टारगेट करवानी है. प्लांट सेल्स में हमें क्या टारगेट करवाना है? हमें एक जीन इंसर्ट करवाना है. जीन डायरेक्टली चले जाएगा क्या हवा में उड़ते हुए? नहीं, हमें जीन को थोड़ा सा हैवी बनाना पड़ेगा. जैसे कि गन से फायरिंग में जो बुलेट्स होते हैं वो थोड़े हैवी होते हैं, वैसे हमें यहाँ पर जीन को भी थोड़ा सा हैवी देना पड़ेगा. ठीक है, प्लस जीन डिस्ट्रॉय भी नहीं होना चाहिए और जीन के साथ वो पार्टिकल रिएक्ट भी ना करे. बहुत सारी बातें इकट्ठी हो गई. तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे एक इनर्ट सी कोई मतलब एलिमेंट, जैसे कि हम लेंगे या तो गोल्ड, ठीक है, गोल्ड, या तो फिर हम लेंगे टंगस्टन, है ना, ऑरम और टंगस्टन. ठीक है, ये गोल्ड हो गया, या तो हम लेंगे टंगस्टन, ये दोनों में से कुछ भी लेंगे. हम क्या करेंगे? गोल्ड या टंगस्टन का पार्टिकल बनवाएंगे और उस पार्टिकल के ऊपर हम लोग जीन को कोट कर देंगे. जीन विल बी कोटेड ओवर दिस पार्टिकल लाइक दिस, एंड दिस इज द माइक्रो प्रोजेक्टाइल. इसी को हम क्या बोल रहे हैं? माइक्रो प्रोजेक्टाइल. और मैक्रो प्रोजेक्टाइल क्या है? मैक्रो प्रोजेक्टाइल वो है जिसके अंदर एक्चुअल में इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है कि अब ये बिल्कुल शूट करवा देगा. ठीक है, गैसेस के कारण. so, गैसेस का कोलिजन हो रहा है इसमें, जिसके कारण से मैक्रो प्रोजेक्टाइल फायरिंग पिस्टन हम जैसे ही फायर करेंगे
मैक्रो प्रोजेक्टाइल आगे की तरफ बढ़ेगा और उसके साथ में अटैच्ड माइक्रो पार्टिकल्स भी आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर एक स्टॉपिंग प्लेट लगाई हुई है, तो इस स्टॉपिंग प्लेट से ये मैक्रो प्रोजेक्टाइल तो आगे नहीं जा सकता। तो आगे कौन जा सकता है? सिर्फ माइक्रो प्रोजेक्टाइल जा सकते हैं और वो सेल्स के अंदर जा सकते हैं। इस मेथड पे जीन गन काम करता है। जीन गन के द्वारा परफॉर्म किए हुए सारे एक्सपेरिमेंट्स 100% करेक्ट होंगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट। कई बार ऐसा होगा कि प्लांट सेल के इधर उधर चला गया वो, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर गया ही नहीं। प्लांट सेल के अंदर गया तो न्यूक्लियस में नहीं गया, प्लांट सेल ने उसको रिजेक्ट कर दिया। प्लांट सेल उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं? कुछ केसेस ऐसे भी बनेंगे और यही रेयर केसेस तो हम लोग चाहते हैं, ठीक है, जिससे कि हम बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स बनवा सकें। डन। ये तुम्हारा जो एक्सपेरिमेंट मैंने समझाया वही सेम एक्सपेरिमेंट है। देख लो, ये स्टॉपिंग स्क्रीन है, इसके आगे स्टॉपिंग स्क्रीन है, तो कौन आगे नहीं बढ़ पाया? ये मैक्रो नहीं बढ़ पाया और माइक्रो आगे बढ़ गया और वो प्लांट सेल्स के ऊपर जाके प्लांट सेल्स के अंदर एंटर कर जाएगा, ठीक है। ये देख लो, जीन गन ऐसी कुछ दिखती है, इसमें डिजायर्ड डीएनए है, डीएनए कोटेड गोल्ड पार्टिकल्स, ठीक है ना, हमारे गोल्ड के ऊपर डीएनए कोटेड है और वो टारगेट सेल्स के अंदर एंटर करवा रहे हैं। दिस इज ऑल। ऐसा क्यों लिया होगा? क्योंकि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है और सेल वॉल थोड़ी रिजिड होती है और रिजिड सेल वॉल है तो हमको थोड़ा फोर्सेबली कुछ एंटर करवाना पड़ेगा और फोर्सेबली करवाने के लिए हम जो है माइक्रो प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे कि हम गन से शूट कर रहे हैं प्लांट सेल्स को ताकि वो फोर्सेबली जीन ले लें, ऐसा। दिस इज डन, अंडरस्टूड, ठीक है। नेक्स्ट देख लो तुम लोग। हाँ, नाउ दिस वन कम्स इन फ्रंट ऑफ अस इज गोइंग टू बी द माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक। और माइक्रो इंजेक्शन सभी लोग जानते हैं क्योंकि आप सभी ने क्लास 12th के अंदर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन देखा है, वही कर रहे हैं हम यहाँ पर। हमने एक सेल को होल्ड किया हुआ है होल्डिंग पिपेट के द्वारा, वो आपको सेल सामने ऐसे बड़ा गुब्बारा नहीं दिख रहा होगा, इट विल बी अंडर द माइक्रोस्कोप। स्लाइड के अंदर हम स्लाइड के अंदर जो है सेल को होल्ड करके स्क्रीन के ऊपर वो देख रहे होंगे कि सेल को हमने होल्ड किया हुआ है कि नहीं, ठीक है ना, बड़ी स्क्रीन पे हम वो देख रहे हैं और फिर हम धीरे 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 करके स्क्रीन की तरफ देख के इंजेक्शन लगा रहे हैं। समझ में आ रही है बात कैसे काम करना है, ठीक है। तो स्क्रीन की तरफ देखते हुए इंजेक्शन लगा रहे होंगे, वो सेल के अंदर माइक्रोनीडल इंसर्ट हो रहा होगा, न्यूक्लियस के अंदर इंसर्ट हो रहा होगा और हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो न्यूक्लियस में इंजेक्ट करवा देंगे और न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक कंटेंट ऑलरेडी प्रेजेंट है उसके साथ वो इंटीग्रेट कर जाए, इसीलिए हम कुछ एक एंजाइम्स भी साथ में भेजेंगे, जैसे कि डीएनए इंटीग्रेस, मतलब कि एक प्रकार का लाइगेस एंजाइम है ये, ऐसा, ठीक है। ये हुई बात माइक्रो इंजेक्शन की। तो माइक्रो इंजेक्शन वर्क्स फॉर, हम बोलेंगे एनिमल सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से, ठीक है। एंड विच इज द फेवरेबल टेक्निक फॉर द प्लांट सेल्स? वी विल से जीन गन। डन, वेल अंडरस्टूड, ठीक है। इतना खत्म। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी का टेक्स्ट पढ़ के इसको खत्म ही करते हैं हम लोग ताकि हमारे क्लियर आउट हो जाए। कंटेंट कंप्लीटेड। देखो, दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस द एलियन डीएनए इन द होस्ट सेल्स। ये अचानक से बात आ गई, क्या बात है ये? मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर कोई और भी हो सकता है, ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। In the method known as microinjection, the recombinant DNA is injected into the nucleus of an animal cell. This is a very important point. And another method suitable for the plants. Cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten coated with the DNA. This method is known as the biolistics or gene gun method. And the last method uses disarmed pathogen vectors. Now what? This is we have done already. कि रेट्रोवायरस का इस्तेमाल करके भी हम लोग कर सकते हैं जीन इंसर्ट, वही वाला है, ठीक है, ठीक है। ये वाला रेट्रोवायरस वाला मैंने पहले बता दिया, वैसे तो ये वाला ये भी इनडायरेक्ट में दिया है इन्होंने। दिस इज ऑल डन। पर हमने जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के देखे हैं ना तरीके, वो आप ध्यान रखें तो आपके लिए बेटर होगा कि डायरेक्ट मेथड में हमारे जो मतलब मशीन्स को इस्तेमाल करने वाले मेथड है अक्सर वो आ रहे हैं और इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग बायोलॉजिकल एजेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज ऑल। नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द रिमेनिंग पोर्शन, ओके, which is going to be the process of rDNA technology. By the way, everyone, I'll be uploading the notes of biotech just soon after the completion of chapter, and I am thinking of uploading the notes for those chapters also जिसका मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है,
द रीजन कि तुम लोगों ने अगर पढ़ा हुआ है तो ठीक है, रिवाइज कर लोगे, इट विल हेल्प यू समवेयर. Okay, so bye everyone and we'll meet in the next class now.